नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 की 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये नोट्स हमने शानदार आपके लिए तैयार किया, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो इसका पूरा फोटो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप बात करें टॉपिक क्या है, मुगल कालीन सिक्के। मुगलों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। मुगल कालीन सिक्के मुख्यतः गोल और वृत्ताकार होते थे। मुगलों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। मुगल कालीन सिक्के जो थे मुख्यतः गोल और वृत्ताकार होते थे। ताज़ा एवं नई मुद्रा सिक्के एवं पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के जो चलन में आ रहे थे वे चलानी कहलाते थे। और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यह एक मोहर है। मुगल बादशाह अकबर का मोहर असीर में ढाला गया था। 17 जनवरी 1601 को खानदेश सल्तनत की रणनीतिक असीरगढ़ किले पर कब्जा करने के उपलक्ष्य में अकबर नाम के एक बाज के डिजाइन वाला यह सिक्का जारी किया था। अकबर जब अपना असीरगढ़ किला जीत जाता उसके उपरांत वह बाज का सिक्का जारी करता। उसके पीछे टकसाल की तिथि भी जारी करता है। कौन? अकबर जारी करवाता इस सिक्के पर। दोस्तों ये था आपका इंपॉर्टेंट, हमने पिक्चर भी ला दिया है कि आप लोग इसे देख पाएंगे और समझ जाएंगे जो मुगल कालीन सिक्के होते थे किस प्रकार के होते थे। मुगलों ने सोने व चांदी के तांबे के सिक्के चलाए थे। मुगल कालीन सिक्के जो कि मुख्यतः गोल या वृत्ताकार होते थे। और ताज़ा एवं नई मुद्रा सिक्के भी कौन चलाते थे? अकबर कालीन सिक्के थे। मुहर, यह अकबर के शासन के प्रारंभ में चलाया गया सोने का सिक्का था। एक मोहर का मूल्य 9 रुपये के बराबर होता था, जो कि एक मोहर का मूल्य कितने रुपए के बराबर होता था? 9 रुपये मूल्य के बराबर होता था। मुहर का वजन 169 ग्रेन होता था। जो मुहर होता है उसका वजन ग्रेन कितना होता था? 169 ग्रेन होता है। मुहर मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का था। आप लोग मुहर सिक्का देख लीजिए, अकबर कालीन सिक्का है मुहर यह अकबर के शासन के प्रारंभ में चलाया गया सोने का सिक्का था। एक मुहर का मूल्य 9 रुपये के बराबर होता था। मुहर का वजन 169 ग्रेन होता था और एक मुहर मूल्य 9 रुपये के बराबर होता था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो इसका पूरा फोटो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अकबर ने शासन के 50वें वर्ष कुछ सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति का अंकन करवाया तथा देवनागरी में राम सिया लिखवाया था। अकबर अपने शासन के अंतिम वर्ष में राम सीता की मूर्ति का अंकन करवाया अपने सिक्के पर और देवनागरी में राम सिया लिखवाया था। और आप लोग इसे देख पाएंगे, राम सिया लिखवाया और साथ में उनका फोटो भी है, भगवान श्री रामचंद्र का और सीता माता का फोटो अकबर अपने आखिरी वर्ष में करवाता। अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में जब अकबर बूढ़ा हो जाता है तो अपने शासन के अंतिम वर्ष में अकबर यह सिक्के ढलवाता है, राम और सिया के अकबर चलवाता है। आप सब जानते हैं अकबर एक सहिष्णु शासक था। अकबर ने असीरगढ़ दुर्ग की विजय स्मृति में सोने का सिक्का चलाया, जिस पर एक तरफ बाज और दूसरी तरफ टकसाल नाम व ढालने की तिथि थी। जब अकबर 1601 में असीरगढ़ किला जीत जाता है उसकी स्मृति में सोने का सिक्का चलाता है और एक तरफ बाज सिक्का होता है और दूसरी तरफ टकसाल और तिथि ढालने की तिथि होती है। किसके? अकबर के सिक्के में। दोस्तों ये इस टाइप क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा यूजीसी नेट के एग्जाम में। इलाही, सोने का गोल सिक्का जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर होता था और जो कि चलानी में अगर हम बात करें, लाल ए जलानी भी स्वर्ण सिक्का था। लाल ए जलानी भी इसका स्वर्ण सिक्का था। सोने का सिक्का जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर होता था, लाल ए जलानी भी स्वर्ण सिक्का होता था। दोस्तों आप लोग यहाँ तक से नोट कर लिए होंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। संसब या शहंशाह, संसब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था जिसका मूल्य 101 तोला के बराबर होता था। जो संसब सिक्का था वो अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सिक्का था, जो कि 101 तोला के बराबर होता था और यह लेन देन में बहुत चलता था। जो संसब सिक्का होता था वह अकबर ने सबसे बड़ा सोने का सिक्का था जो 101 तोला के बराबर होता था। अकबर के कुछ अन्य सिक्के जैसे जलाली हो गया, दाम हो गया, दरब हो गया, चरण हो गया, पंडाऊ हो गया, काला हो गया, सुगी हो गया, ये अकबर कालीन सबसे महत्वपूर्ण सिक्के थे। दोस्तों तो आप लोग यहाँ तक इसे नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारत की इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी की मुलाकात 12 अक्टूबर 1896 को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई थी। गांधी जी फिरोज शाह मेहता की सलाह पर मुंबई से पुणे गए थे, जहां वे गोखले के अलावा लोकमान्य गंगाधर तिलक और आरजी भंडारकर से भी मिले थे। इस मुलाकात के बाद गांधी जी ने तीनों महान नेताओं की खासियत बताते हुए लिखा है कि फिरोज शाह मेहता मुझे हिमालय जैसे लगे, लोकमान्य गंगाधर तिलक समुद्र के समान, तो गोपाल कृष्ण गोखले मुझे गंगा जैसे जान पड़े, जिसमें आप नहा सकते हैं, हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता, समुद्र में डूबने खतरा रहता, पर गंगा गोद में क्रीड़ा की जा सकती है। दोस्तों ये थे गांधी जी कहते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी की मुलाकात 12 अक्टूबर 1896 को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई थी। गांधी जी फिरोज शाह मेहता की सलाह पर मुंबई से पुणे गए थे, जहाँ वो गोखले के अलावा लोकमान्य गंगाधर तिलक और आरजी भंडारकर से भी मिले थे। इस मुलाकात के बाद गांधी जी ने तीनों महान नेताओं की
खासियत बताते हुए लिखा है कि फिरोज शाह मेहता मुझे हिमालय जैसे लगे, लोकमान्य गंगाधर तिलक समुद्र के समान, तो गोपाल कृष्ण गोखले मुझे गंगा जैसे जान पड़े। अगर हम बात करें मुगल प्रशासन में सवाहिनी निगार क्या होता था। मुगल कालीन सवाहिनी निगार का अर्थ था जागीरदारों पर नियंत्रण। जो सवाहिनी निगार होता था वह जागीरदारों पर नियंत्रण होता था। और पूरा इतना अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण अभिकरण सवाहिनी निगार था, जागीरदारों कार्यवाही तथा जागीरों की तत्कालीन स्थिति का विवरण केंद्र तक भेजता था। जागीर के अंदर क्या कार्यवाही होती थी इन सब का विवरण वह केंद्र तक भेजता था। कौन? सवाहिनी निगार भेजता था, जो कि जागीरों पर नियंत्रण करता था। और जो जमादमी था, राजस्व प्राप्त अनुमानित आय को कहा जाता था, जिसमें भू राजस्व के अलावा हासिल एवं पेशकश जैसे अन्य करधानों से भी प्राप्त होने वाली आय सम्मिलित थी। इनाम अगर हम बात करें इनाम उन जमीनों कहा जाता था जिनके साथ किसी प्रकार कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं जुड़ा होता था। मदद एमास भूमि प्राप्त व्यक्ति को उस पर आजीवन भूराजस्व संग्रह अधिकार होता था। दोस्तों अगर हम बात करें जो मदद एमास होती थी वह प्राप्त व्यक्ति को उस पर आजीवन भूराजस्व संग्रह कर अधिकार होता था। वतन वह जगीर होती थी जो आनुवंशिक राजाओं पर जमींदारों को उन्हीं प्रदेश में दी जाती थी। जो वतन जगीर होती थी जो आनुवंशिक राजाओं और जमींदारों को उन्हीं प्रदेश में दी जाती थी। दोस्तों अगर हम बात करें अल्तमागा जगीर की शुरुआत जहांगीर के समय हुई थी। यह एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उसे दिया जाता था जिस परिवार का बादशाह की विशेष कृपा होती थी। बैबागी उस जगीर भूमि वाली भूमि कहा जाता था जिसे पुरानी जगीरदार ने दंड स्वरूप छीनकर नए मनसबदार को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रख ली जाती थी। उसके बाद इसकी व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विजयनगर की इक्ता व्यवस्था ने न्यायंकर व्यवस्था। विजयनगर की जो प्रणाली थी न्यायंकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय व्यवस्था के संदर्भ में न्यायंकर व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था। जो विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। नायक वस्तुतः भूसमंत थे जिन्हें वेतन के विशेष बदले भूखंड अमरम प्रदान की जाती थी। अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। अमर भूमि उपयोग करने के संदर्भ में नायकों के दो प्रमुख उत्तरदायित्व होते थे। इससे प्राप्त आय के अंश को उन्हें केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था और दूसरी उन्हें उसी भूमि के आय से राजा की सहायता के लिए सेना भी रखनी पड़ती थी। पहले उनके क्या उत्तरदायित्व था? इससे प्राप्त होने वाली जो आय होती खजाने में जमा करना पड़ता था जो प्राप्त आय के अंश को, और दूसरी उन्हें इसी भूमि की आय से राजा की सहायता के लिए सेना भी रखनी पड़ती थी। दोस्तों ये थी न्यायंकर व्यवस्था। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। न्यायंकर व्यवस्था एक इक्ता व्यवस्था की तरह होती थी जो आपके सल्तनत काल में जब गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, जो इक्ता व्यवस्था चलता था उसी तरह विजयनगर साम्राज्य में न्यायंकर व्यवस्था प्रचलन में था। दक्षिण भारत में पूरा न्यायंकर व्यवस्था फैला हुआ था जो कि विजयनगर साम्राज्य में फैला हुआ था। यह एक इक्ता व्यवस्था की तरह होता था। विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। नायक वस्तुतः भूसमंत थे जिन्हें वेतन के विशेष बदले भूखंड या अमरम प्रदान किया जाता था। दोस्तों आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें अरबिंदो घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जहां नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड की श्री अरबिंदो द्वारा घोषित किया गया और 1893 को प्रकाशित किया गया। यह भारत के एक दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि और राष्ट्रवादी थे। इन्होंने अपने लेखों में एक श्रृंखला के माध्यम राजनीति की आलोचना की। 1902 से 1910 तक श्री घोष ने ब्रिटिश राज से भारत को मुक्त करने के लिए संघर्ष में भाग लिया तथा इनकी राजनीतिक गतिविधियों के चलते इनको 1908 में कैद कर लिया गया था। बाद में पंडिचेरी चले जाते हैं और फिर अपना आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। कौन? अरबिंदो घोष जीवन शुरू कर देते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। 1926 में श्री अरबिंदो घोष आश्रम के रूप में आकार दिया गया। आप लोग अरबिंदो घोष का आश्रम देख रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार अरबिंदो घोष जी का आश्रम। अरबिंदो घोष एक दार्शनिक भी थे, आध्यात्मिक जीवन भी जीते थे, गुरु भी थे, कवि भी थे, पुजारी भी थे, सब कुछ थे। इनके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इन्हें जेल में दर्शन दिए थे। ये भी कहा जाता है जो अरबिंदो घोष थे उनके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें जेल में दर्शन भी दिए थे। दोस्तों ये टॉपिक आप एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है तो आप लोग इसे श्योर रखिए और आप लोग अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, क्योंकि आपके हर कमेंट बॉक्स से हमारा जो कमेंट में जो कमेंट आती है कमेंट बॉक्स में, उससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हम ये सुधार कर पाएंगे वीडियो हम क्या क्या सुधार कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कुछ उसकी नीतियाँ थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर लगाया था। आप सब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आवास कर और चराई कर लगाया। बरनी के अनुसार दुधारू पशुओं पर कर लगाया था। एक अन्य कर था करी या करही, जो जजिया और गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला
कर था। अलाउद्दीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि के वास्तविक आय पर राजा सुनिश्चित किया। उपज के आधा भाग जमींदार शाही कोषागार में भेजकर शेष आधे में चराई और दूसरे को कर चुकाने के बाद जमींदारों से पहले आराम और निश्चिंतता का जीवन बिताते थे, अब भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया था। किसको? जमींदारों को। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी चराई कर लगाया था। आप सब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी दैवी सिद्धांत को नहीं मानता था। वह बोलता था राजा अपने बाहुबल से सत्ता प्राप्त करता है, अपने शक्ति से राज को चलाता है और अपने शक्ति से ही राज को केंद्रित करता है। कौन कहा करता था? अलाउद्दीन खिलजी। आप सब जानते हैं जिस तरह लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी की भी नीति थी कि मैं ही राज्य हूँ। मैं भी मतलब वो दैवी सिद्धांत को कभी नहीं मानता, जैसे बलबन दैवी सिद्धांत को मानता है, अकबर भी दैवी सिद्धांत को मानता है, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है वो बोलता है जो सत्ता होती है उसे अपने बाहुबल से प्राप्त किया जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे और इसको शेयर भी कर लिए होंगे। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।